पत्र के प्रथम इकाई के अंतर्गत हम प्लेटो के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व के अंक में हमने प्लेटो की शिक्षा योजना को समझा था। आज दो चीजों पर हम बात करेंगे। एक तो प्लेटो की जिस शिक्षा योजना को हमने समझा था उसकी आलोचना क्या हो सकती है, विद्वानों ने उसकी आलोचनाएं की हैं, तो उन आलोचना के बिंदुओं पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और दूसरा हमारे पढ़ने का विषय है प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना की आलोचना। तो आलोचनाओं में सबसे पहली आलोचना का बिंदु ये बनता है कि प्लेटो ने जिस शिक्षा पद्धति या जिस शिक्षा योजना को बताया है उस शिक्षा योजना में सभी के लिए शिक्षा की या उच्च शिक्षा की बात नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा तो वो सबके लिए कहता है, पर उच्च शिक्षा केवल शासक वर्ग के लिए है, यानी सभी वर्गों के लिए उच्च शिक्षा का उसने जो निषेध किया है आलोचक उसे ठीक नहीं मानते। दूसरी आलोचना का बिंदु यह बनता है कि गणित को अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा बल दिया गया। गणित विषय साहित्य की उपेक्षा की गई, साहित्य और कला की उपेक्षा करते हुए गणित को अनावश्यक रूप से उसकी शिक्षा योजना में बल दिया गया। इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। फिर आलोचना इसलिए भी होती है कि कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण की व्यवस्था की प्लेटो ने। यह भी कलाकारों और साहित्यकारों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, इसलिए भी आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। आलोचना का एक बिंदु है कि उसकी योजना सैद्धांतिक अधिक है, व्यवहारिक कम है। व्यवहार में इस योजना को लागू करना ज्यादा संभव नहीं। फिर आलोचना का एक कारण है कि इसका जो शिक्षा क्रम है शिक्षा योजना में बहुत लंबा है। 35 वर्ष की आयु तक व्यक्ति पढ़ेगा, फिर 15 वर्ष तक वह प्रशिक्षण लेगा, यानी 50 साल की आयु तक वो पढ़ता रहेगा, उसके बाद वह एक शासक बनने के योग्य होगा। तो ये जो इतना लंबा और इतना खर्चीला उसके शिक्षा का कार्यक्रम है, इसके लिए भी आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। फिर ये व्यक्तिगत विकास का बलिदान इसके अंतर्गत किया गया है, क्योंकि शिक्षा में पाठ्यक्रम का आधार राज्य है। राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उसमें विषय वस्तुओं को शामिल किया गया है। तो आलोचक कहते हैं इसमें व्यक्तिगत विकास का बलिदान किया गया है। और एक है कि इसमें चिंतन और कार्य के आदर्श में भेद है। इस आधार पर भी प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना होती है। तो पहली चीज जो आज हमारे पढ़ने की थी प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना, वो हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद के सिद्धांत का। प्लेटो जिस आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है उस आदर्श राज्य में न्याय को महत्वपूर्ण तत्व मानता है, और उस न्याय की प्राप्ति के जो दो मुख्य साधन प्लेटो बताता है वो एक तो शिक्षा है और दूसरी साम्यवाद की योजना है। सामाजिक व्यवस्था एक साम्यवादी व्यवस्था होगी, ऐसा वो बताता है। अब प्लेटो का जो साम्यवाद है वह साम्यवाद मार्क्स के साम्यवाद से बिल्कुल अलग है। हम आगे इसकी भी चर्चा करेंगे कि मार्क्स के साम्यवाद से कैसे अलग है, पर फिलहाल हमारे समझने का विषय ये कि प्लेटो ने साम्यवाद में क्या कहा। पहली बात, प्लेटो का साम्यवाद समाज के सभी वर्गों के लिए नहीं है। जैसा आपने पहले देखा कि प्लेटो ने समाज में 3 वर्ग स्थापित किए थे, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इन 3 वर्गों में से महत्वपूर्ण 2 वर्ग जो शासक और सैनिक वर्ग हैं, उन दोनों को संयुक्त रूप से प्लेटो अभिभावक या संरक्षक वर्ग कहता है। तो ये जो अभिभावक या संरक्षक वर्ग हैं, यानी शासक और सैनिक वर्ग, उन वर्ग के सदस्यों के लिए प्लेटो साम्यवाद की स्थापना करता है या साम्यवाद की व्यवस्था की बात कहता है। अब ये साम्यवाद 2 तरह का होगा। प्लेटो के साम्यवाद को 2 भागों में बांट करके समझा जाता है। एक तो संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा परिवारों का साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। आज हम संपत्ति विषयक साम्यवाद पर ज्यादा चर्चा करेंगे। प्लेटो ये कहता है कि समाज का ये जो वर्ग है, अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग, जो शासन और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को करता है, उसे कोई भी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, साथ ही वो अपना निजी परिवार भी नहीं रखेगा। एक छोटी सी बात में कहें तो प्लेटो द्वारा ये कहना कि शासक और सैनिक वर्ग द्वारा परिवारों को नहीं रखा जाना और संपत्ति को, निजी संपत्ति को नहीं रखा जाना, यही प्लेटो का
साम्यवाद है। प्लेटो का परिवार विषयक और संपत्ति विषयक साम्यवाद है। प्लेटो ये कहता है कि शासन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि शासन करने वाला व्यक्ति मोह माया में फंस गया, संपत्ति और धन धारण में लग गया, या परिवार की चिंता में लग गया, तो वो शासन का कार्य ठीक ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए उसका कोई निजी परिवार नहीं होगा और उसकी अपनी निजी कोई संपत्ति नहीं होगी। इसी तरह से जो सैनिक वर्ग है, जो सुरक्षा कर रहा है, उसका भी महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए उसको भी ना तो कोई निजी परिवार रखना है, ना कोई निजी उसकी संपत्ति होगी। वो सरकारी आवासों में रहेंगे, सरकारी भोजनालयों में भोजन करेंगे, आवश्यकता के अनुरूप उन्हें समान राज्य के द्वारा जो भी चीज आवश्यक होगी वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। ऐसा प्लेटो मानता है, और ये प्लेटो का साम्यवाद है। अब हम जिस संपत्ति विषयक साम्यवाद की बात कर रहे हैं, उसके संदर्भ में प्लेटो क्या कहता है, देखिएगा। प्लेटो के खुद के शब्दों में प्लेटो ये कहता है, उनके पास, उनके यानी अभिभावक वर्ग के व्यक्तियों के पास, यानी शासक और सैनिक वर्गों के पास केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है। न तो उनके पास अपना कोई घर होगा, न कोई ऐसा गोदाम जो सबके लिए खुला ना हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए, और केवल ये ही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक नहीं चाहिए। प्लेटो ये कहता है कि इन वर्गों की तो आत्मा में सोना चांदी है, इन्हें सोने चांदी को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। इसी में उनकी मुक्ति है, और ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। ये जो है ये प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद है। जब हम संपत्ति विषयक साम्यवाद की विशेषताओं को देखते हैं, तो पहली तो ये है कि ये साम्यवाद सभी के लिए नहीं है, केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। दूसरा, इस साम्यवाद का उद्देश्य मार्क्स की तरह कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं है, राजनीतिक उद्देश्य है। राजनीतिक शुचिता को स्थापित करने के लिए प्लेटो ने यह साम्यवाद दिया है। और तीसरा, प्लेटो का साम्यवाद त्याग का मार्ग है, भोग का मार्ग नहीं है। ये प्लेटो के साम्यवाद के संदर्भ में साम्यवाद की विशेषताएं थी, ये संपत्ति विषयक साम्यवाद की विशेषताएं थी। अब प्लेटो ने अपने जो ये साम्यवाद की धारणा दी, इसके समर्थन के संदर्भ में कुछ आधार दिए कि आप इसका समर्थन क्यों करते हैं। तो पहला आधार है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार पर यह कहा जाता है कि शासक वर्ग में विशुद्ध विवेक का होना अनिवार्य है, और सैनिक वर्ग में साहस और शौर्य को बनाए रखा जाना आवश्यक है। और यदि उनके पास निजी संपत्ति हुई तो वे उस विशुद्ध विवेक से और उस साहस और शौर्य से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मनोविज्ञान ये कहता है कि उनके पास निजी संपत्ति और निजी परिवारों का निषेध करना चाहिए। इस मनोवैज्ञानिक आधार पर इसका समर्थन किया जाता है। दूसरा, दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार ये क्या मानता है कि शासन और सुरक्षा ये महत्वपूर्ण कार्य है, और इसलिए जो लोग शासन और सुरक्षा में संलग्न हैं, उन लोगों को मोह माया में उलझने से बचना चाहिए, सांसारिक तत्वों में फंसने से बचना चाहिए, और ये बचने के लिए ये साम्यवाद बहुत जरूरी है। और तीसरा इसके समर्थन का आधार है राजनीतिक और व्यवहारिक आधार। यानी यदि हम इस साम्यवाद को लागू नहीं करें, प्लेटो वाले साम्यवाद को, और निजी संपत्ति अथवा संपत्ति शासक वर्ग रखने लग जाए, तो उनके चयन का आधार उनका गुण नहीं होगा, उनकी संपत्ति हो जाएगी व्यवहार में। और इसलिए भी इस व्यवहारिक और राजनीतिक आधार पर भी इस प्लेटो के साम्यवाद का समर्थन किया जाता है। तो ये समर्थन के तीन आधार थे जो हमने देखे। अब प्लेटो के जो संपत्ति विषयक साम्यवाद है उसकी आलोचना, प्लेटो के शिष्य हुए हैं अरस्तु। अरस्तु ने इसकी आलोचना की है, और जो आलोचनाओं के बिंदु हैं उनमें पहला बिंदु है कि प्लेटो का साम्यवाद मानवीय प्रकृति और मूलभूत प्रवृत्तियों की अवहेलना करता है। मानवीय प्रकृति है कि वह संपत्ति का अर्जन करना चाहता है, मानवीय प्रकृति है कि उसमें उत्साह उस समय आता है जब उसे लगे कि उसके और अधिक और कुशल कार्य करने से उसके पास संपत्ति बढ़ेगी। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य की प्रकृति है। किंतु प्लेटो इसके विपरीत ये कहता है कि जो शासन कर रहा है उसे संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं होगा, इसलिए उसकी आलोचना की जाती है। दूसरी आलोचना का बिंदु ये है कि
इस साम्यवाद को लागू कर दिया गया तो समाज विषमता लिए हुए वर्गों में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेटो केवल उत्पादक वर्ग को इस साम्यवाद से वंचित रख रहा है, शासक और सैनिक वर्ग को इस साम्यवाद के अंतर्गत ला रहा है। यानी शासक और सैनिक वर्ग निजी संपत्ति नहीं रखेंगे, उत्पादक वर्ग निजी संपत्ति रख पाएंगे, तो एक वर्ग के पास पैसा ज्यादा होगा, दूसरे वर्ग के पास पैसा नहीं होगा, काम ही करेगा, समाज में विषमता आएगी, झगड़े होंगे, इसलिए भी इसकी आलोचना की जा रही है। तीसरी आलोचना का बिंदु यह है कि इससे परोपकार और उदारता की भावना समाप्त हो जाएगी। शासक वर्ग, सैनिक वर्ग यदि कोई परोपकार करना चाहे, किसी की भलाई के लिए कुछ धन खर्च करना चाहे, तो उनके पास तो कुछ होगा ही, क्योंकि उन्हें तो उतना ही मिल रहा है जितना उनकी आवश्यकता है। तो इसलिए भी आलोचक आलोचना करते हैं कि शासक और सैनिक वर्ग को परोपकार और उदारता की भावना से दूर रखने वाला यह सिद्धांत है, इसलिए इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर कुछ लोग इसके समर्थन में ये कहते हैं कि राज्य की एकता और विकास के लिए ये जरूरी है, पर अरस्तु ये मानता है कि राज्य की एकता और विकास के लिए साम्यवाद नहीं, शिक्षा जरूरी है। यदि शिक्षा को लागू कर देंगे तो राज्य का विकास स्वतः हो जाएगा, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना का एक बिंदु है कि राज्य की एकता पर आवश्यकता और औचित्य से अधिक बल दिया गया है। इसमें व्यक्ति को बलिदान कर दिया गया, राज्य की एकता होनी चाहिए और इसके लिए साम्यवाद को बनाया गया, कि उस आवश्यकता और औचित्यता से ज्यादा इसके ऊपर बल दिया गया, इसलिए भी आलोचना की जाती है। फिर जीवन के सामान्य अनुभव के भी विरुद्ध है। जीवन का सामान्य अनुभव ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति चाहिए, उसे संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान ढूंढने की कोशिश प्लेटो कर रहा है, जो ठीक नहीं है, इसलिए भी इसकी आलोचना होती है। और लास्ट आलोचना का बिंदु ये बनता है कि इस साम्यवाद के अंतर्गत समाज की बलिवेदी पर व्यक्ति को बलिदान कर दिया गया है, इसलिए भी इसे ठीक नहीं माना जा सकता। चाहे जितनी आलोचना की जाए, इतना तो अवश्य है कि प्लेटो ने इस दिशा में सोचा कि शासक भ्रष्ट नहीं हो, शासक जनसेवक बनकर के कार्य करे, और इसलिए कहीं न कहीं इस सिद्धांत का महत्व बना हुआ है। तो आज हमने बात की प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद के संदर्भ में। अगले अंक में हम पढ़ेंगे प्लेटो द्वारा प्रतिपादित परिवारों का साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद।